हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 की आज से हम लोग कक्षा 8 पढ़ेंगे और कक्षा 8 का इतिहास का पार्ट 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हम लोग पढ़ेंगे। और आज से हमारा अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कक्षा 6 और कक्षा 7 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आज से कक्षा 8 हिस्ट्री का पढ़ेंगे और यह हमारे आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा चैप्टर है पार्ट 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। और ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इन लोग व्यापारिक मार्ग इनका कैसा था और किस प्रकार आए थे। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। और तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ठीक है, तो टोटल 3 मार्ग थे। ठीक है, और ये आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि ये भारत में आने का, ये देखिए, ये रेशम मार्ग, सिल्क रूट था। जैसे रेशम, मखमल, चावल, बारूद, कच्चे सूती कपड़े, नारियल, हीरा आदि यहाँ से भारत में सिल्क रूट से ये आपका तिब्बत होते हुए, ये सिक्किम होते हुए ये आपको इधर जाता था। ठीक है, और बाकी ये अभी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। और ये देखिए, वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया जो मार्ग था वो ये था। ठीक है, ये वाला था वास्को डी गामा द्वारा। वास्को डी गामा यहाँ से चल के ऐसे ऐसे यहाँ पे आया था। ठीक है, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। वास्को डी गामा यहाँ से शुरू करके और ऐसे घूमते हुए यहाँ तक, यहाँ पे सीधे कोची में कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, और ठीक है, यही मार्ग था, आप लोग फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी यानी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनियों पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा। और उसी के बाद फिर समुद्री मार्ग की खोज हुई। और समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी जानेंगे। तो समुद्री मार्ग की खोज हुई। अब यूरोपीय वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। पहला धन का सपना दिखाया। धन में क्या दिखाया था कि राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना और कीमती धातु, सोना, चांदी एवं मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। दूसरा धर्म था कि ईसाई धर्म का दूर दूर तक इलाकों में प्रचार करना। और तीसरा ध्वज यानी कि यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ये 3 नीति अपनाकर चले थे यूरोपीय व्यापारी कि पहला तो धन बढ़ेगा, खजाना, अपने राज्य की आमदनी के लिए खजाना बढ़ेगा। दूसरा धर्म का प्रचार होगा यानी कि ईसाई धर्म का दूर दूर तक प्रचार होगा। और तीसरा ध्वज यानी कि यूरोप के राष्ट्र का ध्वज यानी कि यूरोप का प्रचार दूर दूर तक, यूरोप देश का प्रचार दूर दूर तक होगा। तो यही 3 नीति लेकर ये लोग आगे बढ़े थे। फिर आगे है, यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया।
इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्र यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीकी के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह यानी 1498 ईस्वी पर पहुंचकर भारत की खोज की। ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में आता ही आता है किसी न किसी रूप में। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूरोपीय व्यापार कैसे शुरू हुआ इसको हम लोग पढ़ेंगे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। ठीक है, फिर भारत में यूरोपियों के व्यापारियों की होड़ मच गई। व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक तथा धन तीनों साधन बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी यानी शेयर का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। ठीक है, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक है, आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और विदेशी कंपनियों ने इन व्यापारिक केंद्र को कोठी यानी कि फैक्ट्री कहा जाता था। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि ये व्यापारिक केंद्र फोर्ट विलियम कोलकाता का है। कोलकाता का व्यापारिक केंद्र फोर्ट विलियम है। यहाँ पे जहाज ये लोग व्यापार करने अपने जहाज लेकर आते थे और यहाँ से रेशमी और सूती वस्त्र और मसाले लेकर जाते थे और बदले में सोना चांदी उधर से लेकर आते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फैक्ट्री या कोठी किसे कहते हैं इसको हम लोग जानेंगे। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट होता है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाला व्यापारी यानी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारी के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें सामान और धन और सामान रहता था तो उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक को तैनात करना पड़ता था और ये यूरोपीय सैनिक ही होते थे। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। ठीक है, भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है।
इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिल सके। ठीक है। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। उसके बाद क्या हुआ फिर बताते हैं, मैं बताता हूँ। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड और भेद सब तरीके अपनाए। पहला क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी किया करते थे और फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र यानी कि फरमान जारी कर दिए। फिर दूसरा नियम, व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। और तीसरा क्या हथकंडा अपनाए, इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं की नवीन वस्तुएं भेंट की, जिससे बादशाह और राजा खुश हो गए और ये लोग अंग्रेजों को ये लोग व्यापार करने की अनुमति दे दिए, फरमान जारी कर दिए। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस यानी 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया और जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिसे जहांगीर प्रसन्न हुआ। ठीक है, ये आप लोग बग्घी देख सकते हैं, यही बग्घी उसने जहांगीर को भेंट की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या किया, राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य के ज़्यादातर व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा या डुबा दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा या डुबा दिया जाएगा। इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्होंने कई कर टैक्स न छूट देने की छूट मिली और जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने किले भी बनवाए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल और डच के फैक्ट्रियों की सूची बनाओ। ठीक है, तो ये आपको मानचित्र देखिए दिया गया है और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें पूछ रहा है कि ये कौन कौन से अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ कहाँ थी। और ये देखिए अंग्रेजों की यहाँ पे लाल बिंदु थी, ये जो लाल बिंदु वाली जगह है यहाँ पे अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ थी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, डच की ऐसी है, फ्रांसीसियों का बिंदु ऐसा है और अंग्रेजों का ऐसे है, पुर्तगालियों का ऐसे है और डेनिश का ऐसे। इसको आप लोग देखकर आप लोग सूची बनाकर देख सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डेनिश ने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खोली थी और कहाँ कहाँ पर अपने व्यापार किए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे और भी जानिए। देखिए क्या कह रहा है, यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रति उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। इन सबके बावजूद से यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। ठीक है, ये फैक्ट्स है, इनको आपको बता रहा है और इनको जानना आपको जरूरी है, फैक्ट्स हैं। ठीक है, जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी छपाई के लिए प्रेस एवं बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासकों इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। ठीक है, धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे, जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे और पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। ठीक है, और आज यूरोप के समस्त देश यानी यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं और ये उस समय की घड़ी है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स है और इनको जानना जरूरी है कि ये यूरोपीय और अंग्रेज जो भी यूरोपीय थे,
खास तौर से अंग्रेज किस तरह हमारे देश पर शासन किए, और उस टाइम के बादशाह और राजा जो भी थे, ये सब जो भी उस टाइम जो प्रेस हुआ, प्लस ये बता रहे हैं ना कि प्रेस, घड़ी, छपाई के लिए प्रेस और बंदूक आदि यूरोप में बनाया जा रहा था, लेकिन हमारे देश में नहीं बनाया जाता, और इससे अनभिज्ञ भी थे और अपरिचित भी थे। तो इस कारण हमारा देश पिछड़ता गया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपकी किताब में दिया हुआ है, उनको हम लोग देखेंगे, और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन है कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, हॉकिंस ने, या सर टॉमस रो ने। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क है। अमेरिका का पूछ रहा है और भारत का खोज वास्को डिगामा की है। दूसरा कह रहा है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। ऑप्शन है अंग्रेज आए, फ्रांसीसी, या पुर्तगाली, या डच। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे। पुर्तगाली आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान होगी। तो कौन सा यंत्र का आविष्कार हुआ था। तो उस यंत्र का नाम था कुतुबनुमा, जिसे अब के समय कंपास भी कहते हैं। कुतुबनुमा के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। दूसरा है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डिगामा कौन से देश का निवासी था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का। पुर्तगाल का निवासी था। तीसरा क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। तो प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। कौन था। कैप्टन हॉकिंस नाम था। हॉकिंस पहला राजदूत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल दोनों द्वारा होता था, और इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग, और दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया द्वारा, और तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप वाला। ठीक है, तो 3 मार्ग था, इन्हीं 3 मार्गों से व्यापार होता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्यापारिक कंपनी क्या है और क्या करते हैं। व्यापारिक कंपनी का अर्थ ये है कि कई लोगों की हिस्सेदारी जिसमें शेयर होता है, और अपने अपने कई लोग उसमें अपना शेयर लगा के, अपने पैसा लगा के, अपनी पूंजी लगाकर, और उसको एक कंपनी को बनाते थे, और उनसे जो व्यापार करते थे और उनसे जो मुनाफा कमाते थे वो आपस में बांट लेते थे। इन्हीं को व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। और शुरुआती में अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे, और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई। तो अभी मैंने बताया कि पुराने व्यापारिक मार्ग 3 थे। पहला था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग, दूसरा था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया वाला, और तीसरा था मध्य एशिया से यूरोप वाला। लेकिन 15वीं शताब्दी में सन लगभग 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की लोगों का कब्जा हो गया, और जितने भी ये जो तीनों मार्ग थे वो कुस्तुनतुनिया से होकर ही गुजरते थे। तो तुर्की लोग उस मार्ग से सबको आना, यूरोपीय लोगों को आना जाना बंद कर दिए थे। तो अब इसी के तलाश में नए व्यापारिक मार्ग की खोज की शुरुआत हुई, और पुर्तगाल निवासी जो था, क्या नाम है, पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने नए यूरोपीय मार्ग की खोज की, और वह खोज करने के बाद उसने खोज की, और खोज करके उसने नए व्यापारिक मार्ग की खोज करके, और उसने नए संभावना को खोल दिया। और खोज करते हुए उसने सबसे प्रथम कालीकट के बंदरगाह पर उसने पहुंचा था। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।